क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए इवोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं, तो कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे फॉसिल एविडेंसेस के ऊपर बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि क्या इवोल्यूशन एक कोरी कल्पना है, ऐसी कोई कहानी है जो वैज्ञानिकों ने बना दी है और जिसको हम सुन रहे हैं। नहीं, क्या कोई प्रमाण है, एविडेंस है? मैंने पहले भी आपसे कहा है कि विज्ञान कभी भी प्रमाण के बगैर बात नहीं करता है, कि साइंस हमेशा आपसे एविडेंस मांगता है। यह बिल्कुल एक न्यायालय के समान है, कोर्ट के समान है। सबूत नहीं तो कोई फायदा नहीं जिरह करने का, के सबूत की रिक्वायरमेंट है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसे एविडेंसेस हैं जो इवोल्यूशन के बारे में कुछ बतलाते हैं? ठीक है, चलिए। तो कहानी के पिछले एपिसोड्स में हमने क्या देखा? हमने देखा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, कैसे जो है सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, कैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, कैसे सेलुलर एग्रीगेट्स बने, कोइसर्वेट्स बने, प्रोटोबायोंट क्या था, फिर कैसे जो है वो पहली लिविंग सेल बनकर सामने आई, इसके बारे में बात किया हमने। फिर हमने देखा ओपरिन और हेल्डारे ने क्या बतलाया और जो है मिलर ने क्या सिद्ध किया। हमने इन सब चीजों के बारे में बात किया कि आपको मैंने परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट दिया था, और जितने परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट आपको इस समय मिल रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि बहुत सारा एनटीए का डेटाबेस में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा गया है जो पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, वो अब उनके डेटाबेस के अंदर हैं। और जब उन्होंने मॉक टेस्ट लिया था नीट के लिए, तब उन्होंने अपने डेटाबेस में कई क्वेश्चन डाल लिए। तो हमें वो कवर करने के लिए अपने आप को तैयार रखना। मैंने पहले भी आपसे कहा है, हो सकता है कि पूरा 100% पेपर एनसीईआरटी पर ही आए, लेकिन हम चांस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनका डेटाबेस में क्वेश्चन गया और हम सबने अपनी आंख से देखा है कि वो मॉक टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन वो लोग दिए थे। कि इसलिए अपने आप को तैयार रखना बुद्धिमानी होगी, बजाय इसके कि हम जो है केवल और केवल जो है एक पुराने भरोसे पर आगे बढ़े। मैंने कहा ना 100% एनसीईआरटी कवर करेंगे। आपने देखा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, आपने देखा आपके जितने चैप्टर हैं उनके अंदर कि हमने 100% एनसीईआरटी कवर किया है, लेकिन थोड़ा सा बियॉन्ड रेंज जाना पड़ता है ताकि प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन को हम कवर कर सकें। कोई भी बाउंसर आए उसका हम 6 मार के, देखा आपने जो अच्छे बैट्समैन होते हैं, यदि आपने उनको बाउंसर दिया ना तो सीधा 6 मारते हैं उसके ऊपर वोट के। बस ऐसा ही बैट्समैन बनना है हमको। चलिए, तो पिछली कहानी में हमने डार्विन के बारे में बात किया, उनके कैप्टन फिट्जरॉय के बारे में बात किया, और हमने देखा कि भाई जो नियति है आदमी की, जो भाग्य है ना, वो स्वयं अपने हाथ से आदमी लिखता है, कि कोई दूसरा नहीं लिखता उसको। डार्विन इस बात का प्रमाण है कि डार्विन जब जहाज पर चढ़े तब उनको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन जहाज से जब उतरे उसके बाद जो हुआ, आज उनके जहाज का नाम अमर हो गया। आज कैप्टन फिट्जरॉय का नाम भी सामने आया, आज चार्ल्स डार्विन के पिताजी का नाम भी सामने आया। और आदमी ऐसा बनो कि पिताजी का नाम तुमसे याद रहे। क्या बनो? ऐसा बनो कि लोग बताएं कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था। ठीक है, ऐसा आदमी बनो। और ये जरूरी नहीं कि आप पॉलिटिकल या कोई मूवमेंट में भाग लेते बने, आप विज्ञान में भी ऐसा कर सकते हैं। हम आज मैरी क्यूरी की बात करें, चाहे हम जो है थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें, ये सब अमर हैं। एडवर्ड जेनर की बात करें हम। ठीक है, चलिए, मोटिवेशन सेशन नहीं है ये, क्लास है, तो क्लास में हम लौट के वापस आते हैं। चलिए ना, तो पिछली क्लास में हमने कहा था कि भाई एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, बहुत बड़ा जो है वो कंट्रोवर्सी हुआ था, वो था साइंस, जिसके पक्षधर थे जो आधुनिक विज्ञान 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में बड़ी सारी चुनौतियां मिली धर्म को, रिलीजन को सबसे बड़ी चुनौतियां मिली 19वीं सदी में, जहां पर वैज्ञानिकों ने उन बातों को मानने से मना कर दिया कि धरती 4000 साल पुरानी है, कुछ भी नहीं बदला है, जैसी प्रजातियों में डाइवर्सिटी पहले से थी वैसी मेंटेन रहेगी और सबको ईश्वर ने बनाया है। इन बातों को नकार दिया गया। ठीक है, और सामने आ गए, आमने सामने आ गए डार्विन के जैसे वैज्ञानिक। वॉलेस भी उसमें शामिल है, उस समय के कुछ है वो, जिसे हमने कहा हक्सले, एक साइंटिस्ट थे हक्सले।
वो भी यही मानते थे कि जीवन पहले से बने जीवन से ही आगे बढ़ता है, उनका मानना भी यही था कि डार्विन लेकिन सबसे प्रोमिनेंट नाम थे, फ्रंट चेहरा था सामने उठ के, जैसे होता है एक फिल्म रिलीज होती है तो एक मेन हीरो होता है उसमें, ठीक है, मेन हीरो सबसे पहले दिखाई पड़ता है कि उसकी एंट्री होती है, बस डार्विन वही है कि तो डार्विन का के जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने एक नई कंट्रोवर्सी को खड़ा कर दिया कि, और डार्विन ने कहा कि इस प्रकार, जैसे हम इस एनिमेशन में देख रहे हैं, इस प्रकार से मनुष्य का विकास हुआ है। तो मैंने आपको बताया भी था किस्सा, और आप सब ने चार्ल्स डार्विन, द स्टोरी ऑफ चार्ल्स डार्विन मूवी आपने देखा होगा, और वो मूवी बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स पर अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद हमने कहा था कि अल्फ्रेड रसल वॉलेस की बात की थी मैंने कि उन्होंने भी डार्विन के समान ही कंक्लूजन पे पहुंचे। आपको सिर्फ इतना बताना है, आज क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन में आपको यह बतलाना है कि किन आइलैंड्स पर स्टडी किया था चार्ल्स डार्विन ने, और किन आइलैंड्स पर स्टडी किया था अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने। वॉलेस ने किन आइलैंड्स पर अपना अध्ययन किया और डार्विन ने किन आइलैंड्स पर अपनी स्टडी की, ये दोनों आपको प्रश्नों के उत्तर देने के। तो साइंटिस्ट का नाम लिखिएगा और उनसे जुड़े आइलैंड्स का नाम लिखिएगा के। व्हाई थॉमस माल्थस इज फेमस, के थॉमस माल्थस का नाम डार्विन से कैसे जुड़ा ये भी बताइएगा। क्यों हम माल्थस का नाम यहां पर ले रहे हैं ये भी आपको बतलाना है, ठीक है। देन नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हमने बात किया था, हमने कहा था कि कोई भी स्पीसीज जो होती है उसमें ओवर प्रोडक्शन करने की क्षमता होती है, वो अपने जैसे इनॉर्मस क्वांटिटी में जीव को उत्पन्न कर सकती है। सबसे लंबा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सबसे लंबा गेस्टेशन पीरियड होता है एलिफेंट का, सबसे लंबा गेस्टेशन पीरियड होता है एलिफेंट का। उस एलिफेंट के भी यदि सारे बच्चे जीवित रह जाएं, यदि उस एलिफेंट के भी सारे बच्चे जीवित रह जाएं तो कुछ वर्षों में जो है वो पूरी धरती पर सिर्फ एलिफेंट ही दिखाई पड़ेंगे। स्लो रिप्रोडक्शन रेट है, लंबा गेस्टेशन पीरियड है, उसके बावजूद मैं आपसे कह रहा हूं कि एलिफेंट की पॉपुलेशन जो है वो यदि सारे बच्चे जीवित रह जाएं, सारे एलिफेंट सर्वाइव कर जाए तो धरती पर सिर्फ एलिफेंट दिखाई पड़ेंगे। पर ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब प्रजातियों में रिप्रोडक्शन करने की इनॉर्मस कैपेबिलिटी है, लेकिन सारे संतानें, सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग, सारे की सारी पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाती है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन उनके बीच में होता है। जीवों के बीच में अपने फूड के लिए, हैबिटेट के लिए स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है, और इस कंपटीशन में वही जीव, वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं जिनमें कुछ अच्छे कैरेक्टर होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो उनको संघर्ष में, कंपटीशन में विजेता बनाते हैं, विनर बनाते हैं। और ये जो कैरेक्टर होते हैं ये वेरिएशन से आते हैं। यदि सारी पॉपुलेशन एक समान होती, सारी पॉपुलेशन होमोजीनस होती, एक समान होती, तो क्या कोई विभिन्नता आती? किसी में कोई अंतर ही ना होता। इसीलिए इवोल्यूशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी काम का नहीं है। जैव विकास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी काम का नहीं है, क्योंकि उससे विविधताएं नहीं आती हैं, वेरिएशन नहीं आएंगे तो कैरेक्टर में अंतर नहीं आएगा, और कैरेक्टर में अंतर नहीं आएगा तो किसको चुने किसको ना चुने यही बात रह जाएगी। भाई देखिए, समझिए बात को। मान लीजिए आपने नीट का एग्जाम दिया, सारे बच्चों के, पूरे इंडिया में जितने बच्चे बैठे हैं, मान लिया एक काल्पनिक कहानी बता रहा हूं कि सच्चाई मत समझ लेना, पूरे 15 लाख बच्चों के 720 नंबर आ गए। इमेजिन कीजिए, पूरे 15 लाख बच्चों के जो है 720 नंबर आ गए। अब मुसीबत यह है सरकार की कि कैसे चुने। अब आप बोलोगे उम्र के अकॉर्डिंग चुन लो, इस बार का टॉपर तो उम्र के अकॉर्डिंग ही टॉपर है। अरे टॉपर तो वो लड़की है जिसका जो उम्र में 1 साल कम है और नंबर बराबर लेके आइए। उल्टा नियम उल्टा होना चाहिए, पर नियम डिफरेंट टाइप का अपना। भैया सरकारी काम है, कुछ नहीं कह सकते कि अधिक उम्र में यदि आपने एग्जाम निकाला है तो आपका रैंक ऊपर होना चाहिए। कि मेरे अकॉर्डिंग लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात हो सकता है। आप इसमें विचार मतभेद हमारे आपके हो सकते हैं इस बात पे, पर छोड़ते हैं उस बात पर। सबके 720 मार्क्स आ गए तो अब हम कैसे माने भैया किसको कौन सा कॉलेज दें? सब बोलेंगे हमको भी मिलना चाहिए एम्स दिल्ली, हमको भी ये मिलना चाहिए। रैंकिंग कैसे करें? और मान लिया हमने कि सबका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, अब बताओ क्या करोगे? सबके नंबर भी सेम है, अब बताओ क्या करोगे? अब तो मुसीबत हो गई भैया, किसको चुने किसको नहीं चुने। ये तो बहुत दिक्कत वाला काम हो गया। जब हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता तो क्या होता है, किसी के नंबर 720 आए, किसी के 710 आए, किसी के 79 आए, तो भाई रैंकिंग होता हुआ कि हाँ भाई इसको ये कॉलेज मिलेगा, इसको ये कॉलेज मिलेगा, इसके नंबर कम है तो भैया नहीं मिल पाएगा। बड़ी मुसीबत है राजस्थान में।
लास्ट टाइम 600 कट ऑफ गया, इस बार 625 पे कॉलेज नहीं मिल रहा है। मेरे को जब कल रात को बताया बच्चों ने कि सर 625 मार्क्स पर जो है वो मेडिकल कॉलेज मिलने में दिक्कत हो रही है राजस्थान के अंदर, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही अन्याय है, इनजस्टिस है ये। एक जगह पे आपको एक स्टेट में कॉलेज मिलता है 550 नंबर पे, एक पर मिलता है 520 नंबर पे, एक पर मिलता है आपको 580 नंबर पे, और राजस्थान में 625 नंबर। मतलब हद है। क्यों? क्या गलती है? क्या जन्म राजस्थान में हो गया इसलिए आपकी गलती है ये? सरकार को यदि उन्होंने सारा एग्जाम पूरे इंडिया में एक एग्जाम किया है ना, मैं कहता हूं पूरी 50,000 जितनी सीटें हैं तुम्हारी, 30, 40, 50,000, 60,000 जितनी सीटें हैं मेडिकल की, सारी कॉमन पूल में डाल दो, मेरिट पर सीट दो, कोई स्टेट फिस्टेट कोटा नहीं। तुमको अपना स्टेट चुनना है, चुन के जाइए आप। क्या स्टेट कोटे की सीट चुनोगे तो आपको स्कॉलरशिप में यह फायदा मिल जाएगा। राज्य को बोलना चाहिए कि भैया तुम्हारे स्टेट का बच्चा तुम्हारे स्टेट में लौट के आएगा ना, तो तुम उसको स्कॉलरशिप देना। मोटी मोटी फीसें भर दी रहो कि उनको मालूम मजबूरी है। देहरादून कॉलेज 4 लाख फीस, उत्तराखंड में 4-4 लाख फीस ले रहे हैं, हरियाणा में 40 लाख एमबीबीएस का। अरे मजाक समझ रखा है? एजुकेशन फ्री होना चाहिए। गुस्सा है, निकल गया, चलो पढ़ाते के दौरान इवोल्यूशन में, हाँ ठीक है। तो अभी कहने का मतलब ये है कि प्रतियोगी का एग्जाम परीक्षा क्यों होती है कि जो थोड़ा बेहतर पढ़ता है वो आगे निकल जाता है। सब एक बराबर एक जैसा पढ़ेंगे, एक ही लेवल पर रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? जिंदगी भी एक प्रतियोगिता है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी एक प्रतिस्पर्धा के समान है। जब तक वेरिएशंस नहीं होंगे तब तक जो है वो आप चुन नहीं पाएंगे। और चुना आपने उनको जो बेहतर थे, और बेहतर जो है वो उनकी पॉपुलेशन तैयार हो गई। ये था नेचुरल सिलेक्शन। भाई नेचुरल सिलेक्शन की शुरुआत कहां हुई? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पॉपुलेशन में वेरिएशन होते हैं और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे बेस्ट होगा वो चुना जाएगा और वो उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा। अपने जैसे अधिक जीवों को उत्पन्न करेगा, और अपने जैसे अधिक जीवों को उत्पन्न करना क्या है? वो है आपका फिटनेस। क्या अधिक फिटनेस है उसका? फिटनेस वर्ड जब यूज करते हैं हम तो मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। क्लियर? अब ये तो कहानी का रिकैप हो गया कि भाई चलो ठीक है, कहानी का जो है वो जो हमने पिछले हिस्से को ध्यान से देखा। आपने बहुत सारे एमसीक्यूज भी लगाए होंगे डीपीएस में इस पे। आज प्रश्न ये है कि भैया हम डार्विन की बात मान लें, चलो, पर क्यों माने? कोई प्रमाण है इस बात का? हम तो भैया बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारी किताबों में लिखा हुआ, धर्म ग्रंथों में लिखा है, ऐसे ब्रह्मा जी ने धरती को बनाया, ऐसे यीशु ने बनाया, ऐसे गॉड ने बनाया। अरे तुम फालतू बात तो करो ही ना। कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? तो चलिए हम प्रमाणों की बात करते हैं। तो हम बात करेंगे आज कि व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की जो जैव विकास है उसके क्या प्रमाण है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कि सबसे पहले सबसे बड़े प्रमाण, डायरेक्ट एविडेंस, कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस। सबसे बड़े प्रमाण है फॉसिल्स। देखिए सबसे बड़े प्रमाण है फॉसिल्स, ठीक है ना। पैलेंटोलॉजी, जब हम जो है फॉसिल्स विज्ञान का अध्ययन करते हैं, हम फॉसिल्स को निकालते हैं, उनका स्टडी करते हैं, वो पैलेंटोलॉजी में आती है। इसमें क्या हम आज से लाखों वर्ष पहले प्रेजेंट जीवों के बारे में समझते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, और फॉसिल्स जो है वो सबसे बड़े डायरेक्ट एविडेंस होते हैं। आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है एक जो है वो डायनासोर है, ये उसका फॉसिल आप यहां पर देख रहे हैं आप, ठीक है। आप देखिए, आप दूसरा फॉसिल देखिए। कैसे मालूम चला हमको कि डायनासोर्स होते हैं? कैसे मालूम चला कि अफ्रीका में एपमैन है? कैसे मालूम चला कि अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है? कैसे मालूम चला कि होमो हेवेलिस है, होमो इरेक्टस है, होमो निएंडरथैलस के क्रोमैग्नन है, होमो सैपियंस है? कैसे मालूम चला सब चीजें? भाई होमो सैपियंस चलो हम साथ ही जीवित के, बाकी के बारे में फॉसिल्स के, फॉसिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। अब प्रश्न ये कि ये फॉसिल बनते कैसे, क्या होता है फॉसिलाइजेशन? चलिए आगे बात करते हैं इसके ऊपर हम। देखिए आप, फॉसिल्स ऐसे होते हैं कि बकायदा ये निशान है, और क्यों बनते? देखो बेटा, यदि आप फॉसिल्स को गौर से देखेंगे तो ये जो फॉसिल होते हैं ना, इनमें एक्चुअली क्या होता है कि जब ये मिट्टी से दबते हैं, ठीक है, सरफेस उसको कवर कर लेती दबते हैं ना, तो जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो तो डिके कर जाते हैं, बैक्टीरियल एक्टिविटी से वो डिके कर जाते हैं। कि जो हार्ड हिस्से होते हैं ना, वो लंबे समय तक, बोन वाले हिस्से लंबे समय तक जो है वो डिके नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर एक मोल्ड बन जाता है।
बेसिकली बोन नहीं मिलेगी आपको, एक मोल्ड मिलेगा आपको के, और वो मोल्ड जो होता है ना वो उस बोन के शेप के बारे में बतलाता है के, तो हम उस मोल्ड को समझते हैं। ये सब मोल्ड्स होते हैं के, क्योंकि हड्डियां तो जो है धीमे धीमे जो है वो कैल्शियम उसके मिनरल्स बाहर निकल आते हैं, और कई बार जो है वो आपको बोन्स जो है वो चेंज होती है, एक्चुअली वो मिनरलाइज हो जाती है, चेंज होती है, वैसे हमको दिखाई पड़ता है, हमें इसे मोल्ड दिखाई पड़ते हैं, ये मिलते हैं हमको। देखिए देख रहे ना आप कि ऐसा शेप रहा होगा, तो एक बार छाप, जैसे आपने देखा ना कई लोग होते हैं, छोटे बच्चे का घर में जन्म होता है, बच्चा 1 साल का होता है, तो उसके हाथ और पैर की छाप ले लेते हैं, एक मिट्टी आती है मार्केट में, एक मिट्टी मिलती है, उसमें आप ले लीजिए छाप, वो वैसी की वैसी रह जाती है, फिर आप उसको फ्रेम कर लीजिए। कई लोग जो है न्यूली मैरिड कपल जो होते हैं वो भी अपने जो है वो हाथ की छाप बना लेते हैं 2 अलग अलग। क्या आपने गांव में देखा होगा, गांवों में घरों के बाहर कई बार हाथ से छाप बना लेते हैं कि बुरी आत्माएं घर के अंदर ना आए, भूत प्रेत घर के अंदर ना आए, ऐसी प्रथाएं होती है गांव के अंदर, लोग मानते हैं। तो वैसी छाप प्रकृति ने बना दी कि भैया एक जमाने में ये मछली रहा करती थी, अब जमाना कैसे पता लगाएं कि कौन जमाने में रहा करती थी, वो भी देखते हैं आगे हम। ठीक है, देखिए आप फॉसिल्स ऐसे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना, और ये जितनी आप फोटोग्राफ देख रहे हैं दीज ऑल आर द रियल फोटोग्राफ, वास्तविक फोटोग्राफ है, इनको एनिमेटेड नहीं है ये। ठीक है, fossil record, the progression of forms observed in the fossil record is consistent with other inferences about the major branches of descent in the tree of life। देखिए आज हम जानते हैं कि जो आधुनिक घोड़ा है कि जो आधुनिक घोड़ा है, जो मॉडर्न जो है अपना हॉर्स है इक्वस, उसके वो जो मॉडर्न हॉर्स है इक्वस, उसका जो पूर्वज है, उसके जो पूर्वज है वो हार्डली बकरी के साइज के बहुत छोटे साइज के रहा करते थे, और उनका नाम था जो है मैंने कहा कि वो ईओहिप्पस थे। ईओहिप्पस से मीजोहिप्पस बना, मीजोहिप्पस से जो है वो मैरीहिप्पस बना, उससे प्लियोहिप्पस बना, और उसके बाद जो है वो इक्वस जो है मॉडर्न हॉर्स बना के हॉर्स। अब आप बोलोगे सर ये कैसे मालूम चला कि हॉर्स के पहले ये हॉर्स था? क्योंकि इसके हमें फॉसिल्स मिलते हैं। अब फॉसिल की कहानी भी डिफरेंट है सबसे। यदि आप ब्रेड का सैंडविच बनाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एकदम बिल्कुल एकदम लॉजिकल तरीके से बात करते हैं हम कि कोई भी हम जो है उसको रटने वाला कार्यक्रम छोड़ते ही नहीं यहां पे हम के। चलो एक काम करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ब्रेड का सैंडविच बनाते हैं। कि मैंने आपसे कहा कि हमने एक ब्रेड लिया, ब्रेड का स्लाइस लिया हमने, सबसे पहले ये ब्रेड का स्लाइस है नंबर 1 पे। इसके बाद यहां पर मैंने क्या किया, मैंने जैम लगा दिया। ठीक है, एक और स्लाइस लिया मैंने, ठीक है, एक मैं बड़ा सैंडविच बना रहा हूं, एक और से। फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ जो है वो कुछ मैंने सॉसेस लगा दिए इसमें, मैंने या कुछ गार्निशिंग कर दी मैंने। फिर मैंने इसके ऊपर एक और ब्रेड को रखा मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया मैंने उसके बाद जो है यहां पर जो है वो कुछ ककुम्बर वगैरह वो सब ककड़ी वकड़ी टमाटर जो रख दिए मैंने के, और उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चों के लिए कई बार मैं सैंडविच बनाता भी हूं। ठीक है, फिर ये मैंने ब्रेड। आप बताइए, एक के ऊपर एक ब्रेड रख के सैंडविच बनाया आपने? बनाया? अरे भूल जाओ इवोल्यूशन यार, सैंडविच बनाना सीखते हैं आज हम सैंडविच बनाना सीखते हैं। बनाया सैंडविच। अच्छा बताओ, सबसे पहले कौन सी ब्रेड रखी मैंने? सबसे नीचे वाली, दिस इज द फर्स्ट ब्रेड। इसके ऊपर कुछ लगाया मैंने, फिर दूसरी ब्रेड रखी मैंने, तीसरी ब्रेड रखी मैंने, चौथी ब्रेड रखी। उनके सबसे नई लेयर जो ब्रेड की सबसे ऊपर प्रेजेंट है, सबसे पुरानी लेयर जो पहले रखी थी वो सबसे नीचे प्रेजेंट है ना। कोई पूछता है कि सबसे पहले तुमने क्या लगाया था सैंडविच में? मैंने कहा भैया मैंने तो जैम लगाया, उसके बाद क्या किया, मैंने सॉसेज लगाए, फिर मैंने कुकुम्बर को रखा। मैंने बताया आपको, क्योंकि क्रम बता रहा हूं मैं आपको के, है ना, कि सैंडविच बनाने में पहले क्या लगाया, दूसरे नंबर पे क्या लगाया, तीसरे नंबर पे क्या लगाया। आ रही बस। अब इस सैंडविच को जैसे बनाया वैसे ही मैंने आपको दिया, आपसे पूछा मैंने कि बताओ इस सैंडविच में सबसे पहले मैंने कौन सी लेयर लगाई होगी? आप बोलोगे सर सैंडविच ऐसा ही बना के आपने बनाया वैसे ही दिया, पलटा नहीं सैंडविच, आपने वैसा का वैसा दिया, तो सबसे पहले आपने सबसे नीचे वाली लेयर लगाई होगी ना, उसके बाद ऊपर वाली लेयर होगी, सबसे ऊपर सबसे बाद में सबसे ऊपर वाली लेयर होगी। आपसे मैंने कहा खोल के देखो सैंडविच, आपने कहा हाँ सैंडविच खोल के देखते हैं। पहले वाली ब्रेड को हटाया, आपने कहा सबसे नई लेयर कुकुम्बर की ककड़ी की लगाई सर ने। दूसरे वाली लेयर को हटाया आपने कहा सर ने
मेयो सॉस लगाया इसमें, तीसरी बारी लेयर को हटाया, आपने कहा अरे सर ने सबसे पहले जेम लगाया, आपने सीक्वेंस डिसाइड किया नहीं किया कि किस क्रम में हम नीचे तरफ आए सैंडविच में। बस 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 यहां रुक जाओ। अब सैंडविच के विज्ञान से बाहर निकलते हैं, इवोल्यूशन पर आते हैं। यही जो ब्रेड की परतें हैं वो धरती की लेयर्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक की लेयर है, अवसादी चट्टान, सेडिमेंटेशन होते हैं, वो जमती है वो। इग्नियस रॉक नहीं, इग्नियस रॉक तो ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर निकलती है। जब वोल्केनिक लावा बाहर निकलता है, लावा ठंडा होगा तो चट्टान बनेगी, वो इग्नियस रॉक है, वो किसी काम की नहीं हमारे। उसमें फॉसिल नहीं मिलेगा, इग्नियस रॉक में फॉसिल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो लावा से बनी हुई चट्टान है। कहां मिलेगा? जो परतों से बन रही है, उसे सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। एक परत, दो परत, ऐसे। तो जब आप खुदाई करते हो, सबसे पहले कोई चीज मिली, सबसे नई होगी, सबसे गहराई में कुछ मिला, सबसे पुराना होगा, है ना? सैंडविच साइंस, फॉसिल साइंस। चलो, तो ऐसे ही मालूम चला हमें। और अब आप बोलोगे सर लेकिन कैसे, आप उम्र का पता कैसे लगाते हैं? तो बेटा उसके लिए हम कार्बन डेटिंग, रेडियो ट्रेसर टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स भी हम यूज करते हैं। ठीक है ना? और ये कहानी यार इवोल्यूशन, इसको रटना नहीं, समझना है। देखिए, फॉसिल रिकॉर्ड कहते हैं कि भैया जो हाथी तुम देखते हो ना, वो हाथी भी ऐसा नहीं था। केवल मनुष्य की बात मत करो, एलिफेंट की बात भी करो। वो कहते हैं कि आज के 35 मिलियन ईयर्स अगो, 35 मिलियन वर्ष पहले के अमेरिकन मैस्टोडॉन के मैमथ, जो उस तरह के एलिफेंट हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद वुली मैमथ के मेमोथस का विकास हुआ। उसके बाद अफ्रीकन सवाना एलिफेंट जो है, लॉक्सोडोंटा जो है वो अफ्रीकाना वो बने के। तो आप देख रहे हैं एलिफेंट की भी अपनी एक कहानी है। एवरी एनिमल, हर एनिमल के साथ ऐसा घटता चला गया है। कुछ एनिमल जो तब जैसे थे वैसे आज भी रह गए ना, वो लिविंग फॉसिल्स हैं, जीवित है। उनको क्या बोलते हैं हम? लिविंग फॉसिल। जिनके साथ वाला पूर्वज खत्म हो गया है लेकिन वो आज भी जीवित हैं, वो लिविंग फॉसिल कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, है ना? देखिए, एलिफेंट के फॉसिल रिकॉर्ड क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि देखिए कि जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो भी धीमे धीमे बना के, पहले एलिफेंट की जो है वो जो प्रोबोसिस सूंड है वो छोटी हुआ करती थी, धीमे धीमे उसका विकास हुआ और लगातार अलग अलग, यानी इयोसिन की बात करें, मियोसिन की बात करें, उसमें हम जो है वो प्लिस्टोसिन की बात करें हम के, तो लगातार जो है विकास होता चला गया है और एलिफेंट का विकास हुआ। ऐसा ह्यूमन के साथ भी हुआ है, एलिफेंट के साथ भी हुआ है, ऐसा हॉर्स के साथ भी हुआ है, डॉग के साथ भी हुआ है, कई एनिमल के साथ में हुआ है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट कि व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स क्या होते हैं? देखिए, सिंपल डेफिनेशन, फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ एनिमल्स दैट आर प्रिजर्व्ड इन सेडिमेंट्री रॉक। नंबर एक, ये सेडिमेंट्री रॉक में होते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन इग्नियस रॉक, के ये इग्नियस रॉक में नहीं मिलेंगे आपको, याद रखना के। सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों में मिलेंगे आपको के, और ये एनिमल्स के रिमेन होते हैं जो सांचे के रूप में, मोल्ड के रूप में हो सकते हैं, के अलग अलग फॉर्म में हमको फॉसिल्स मिल सकते हैं के। देखिए, सैंडविच जो मैंने बनाया था वो आपको दिखा भी दिया मैंने कि देखो बेटा, सैंडविच में जो लेयर है ना, सबसे पुरानी लेयर, उसके ऊपर वाली लेयर, उसके हम देख रहे हैं क्रम से के सीक्वेंस से लेयर हमको दिखाई पड़ रही है के। तो आप देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। आप ऐसे ही इमेजिन कीजिए कि जो ब्रेड की लेयर के बीच में जो रखा है ना, वही है एनिमल का रिमेन्स। ठीक है, वही फॉसिल्स है। ठीक है, देखिए सैंडविच को हमने अब जो है धरती में कन्वर्ट कर दिया। हमने कहा देखो बेटा, लेयर डी है, लेयर सी है, लेयर बी है, लेयर ए, मतलब हर एक परत में जो जहां दब गया वहां प्रेजेंट है। सबसे ऊपर का जो फॉसिल है वो सबसे नया है, सबसे गहराई का जो फॉसिल है वो सबसे पुराना है। ठीक है ना? देखिए आप, ऐसे दबे होते हैं फॉसिल्स। ठीक है ना? तो ये फॉसिल्स, एक बात बताओ बेटा, कभी आपने देखा ना हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करते हैं हम, हड़प्पा संस्कृति रही थी, मोहनजोदड़ो थी के, कालीबंगन थी, नाम सुना नहीं सुना? अरे बचपन में पढ़ाते थे हिस्ट्री के अंदर के। तो ये सब कहते हैं कि खुदाई किया, अरे मंदिर मिला। मेरे गांव में भी जो है वो कुछ 1 आध साल पुरानी बात है, जब मेरा नेटिव प्लेस है वहां पर कुआं खुद रहा था। कुआं खुदने के दौरान जो है वहां पर
कुआं खुदा किसी के खेत में, तो वहां पर जो है वो मंदिर मिल गया अंदर। मतलब कुआं खोदते 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 नीचे उनको एक कुछ दिखाई पड़ा वो, और एक बहुत पुराना मंदिर मिला। कुछ मूर्तियां मिली, टूटी फूटी थी, कुछ पुरानी मूर्तियां मिली, लोगों ने निकाल लिया, ऐसे बाहर रख दिया। ठीक है, ये खबर बाहर गई तो लोग कहते हैं, गांव के लोग आते हैं कि दो चार कोई लोग आए थे जो साउथ से कहीं से आए थे, बता रहे थे कि बेंगलोर से आए हैं या हैदराबाद से आए हैं, एग्जैक्ट जगह लोगों को याद नहीं थी। लोगों ने बताया वो आए, उन्होंने आके बोला अरे वाह तुम्हारे पास खुदाई में मूर्तियां रखी हैं और हम लोग जो है वो इसको म्यूजियम में रखते हैं इसको हम। ठीक है, गांव के लोगों से बोला जो तुम्हारे पास जो पुरानी मूर्तियां हमको दे दो, तो वो बकायदा एक जीप लेके आए, उन्होंने 500 रुपए 500 रुपए में वो मूर्तियां ली। गांव के लोग भोले भाले लोग, उन्होंने वो पुरानी पुरानी मूर्तियां 100-200 रुपए में दे दी उनको कि हमारे पास थी, हमने भी मंदिर से निकाली, हमने भी निकाला। किसी ने कहा हमने पत्थर निकाला, इस पर डिजाइन बना हुआ, वो भी ले गए। मालूम चला वो कोई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के नहीं थे, वो लोग थे स्मगलर, जो पुराने सामानों की स्मगलिंग करते हैं और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कीमत है कि भैया ये जो मिले ये मूर्ति ये जो है 10,000 वर्ष पुरानी है, सजा के रख लिया आदमी ने, वो भी कोई म्यूजियम में पहुंच गई, बहुत वैल्यू है उसका। तो फॉसिल जो है वो ऐसे गहराई में जाएंगे तो फॉसिल मिल जाते हैं कई बार के। और ये फॉसिल को देखो, और ऐसा होता है कि कई बार जहां एक फॉसिल मिला तो वहां पे लोग साइंटिस्ट को लगता है कि यहां पर उस तरह के और भी जीव होंगे, तो वहां पर फिर फॉसिल्स की और स्टडीज की जाती है। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्या कहता है इसके ऊपर, चलिए। व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, इस पर हम बात कर रहे हैं। एविडेंसेस दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म has indeed taken place on earth has come from many quarters के। अब देखिए बहुत सारे हमें अलग अलग प्रमाण मिल रहे हैं, हमें अलग अलग चीजें हम मिलती हैं हमें जो बतलाती है कि प्रकृति में जो है वो जीवों का जैव विकास हुआ है। के फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन द रॉक के। इंपॉर्टेंट बात के फॉसिल मैंने कहा ना, सॉफ्ट टिश्यू तो डिस्ट्रॉय तो जो है वो डिकम्पोज कर जाते हैं, लेकिन बोन्स हुए जो हार्ड टिश्यू होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, उनके निशान मिलते हैं यहाँ पे। तो फॉसिल जो होते हैं वो हार्ड लाइफ फॉर्म जीवित जीवों के कठोर रूप होते हैं जो चट्टानों में दबे होते हैं। और ये चट्टानें क्या होती हैं, ये होती है सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। रॉक फॉर्म सेडिमेंट्स एंड ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ के। पृथ्वी के इतिहास में चट्टानों के बनने के दौरान, पृथ्वी के इतिहास में, अर्थ की हिस्ट्री में जो रॉक्स हैं उनके बनने के दौरान एक के ऊपर एक परतें जमा होती चली जाती हैं और इन परतों में ही हमको फॉसिल्स मिलते हैं। ठीक है, डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म। अब ये भी पता है हमको कि सबसे ऊपर की परत सबसे नई होगी, सबसे अंदर की परत सबसे पुरानी होगी, और एक प्रकार से कंपैरेटिव कि हमें ऊपर एक फॉसिल मिला एक नीचे फॉसिल मिला, तो हम बोल पाएंगे ऊपर का फॉसिल जो है नया होगा, नीचे वाला फॉसिल पुराना होगा। ये कंपैरेटिव एजिंग होती है, हम एज का अंदाजा लगा पा रहे हैं उसमें के। तो डिफरेंट रॉक सेडिमेंट जो होते हैं वो फॉसिल्स के डिफरेंट लाइफ टाइम पीरियड को बतलाते हैं, डिफरेंट लाइफ फॉर्म के फॉसिल्स को धारण करते हैं, वो हमको देखने मिलते हैं। हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट के। एंड जब चट्टान का वो सेडिमेंट बन रहा होगा उस समय वो जीव मर गए और किसी कारण से उसमें दब गए वोट के, और वो फॉसिल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और एक मजे की बात ये कि फॉसिल केवल तब बनेगा जब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस काफी स्लो हो जाएगी। मतलब जो एनिमल मरा, मरने के बाद वो एक लेयर में दब गया तो उसका डिकम्पोजिशन स्लो होगा। यदि वो दबा नहीं, यदि लेयर बनने से वो मरा और ऊपर ही रह गया वो और दबा नहीं वो, तो वो तो फटाफट डिकम्पोज कर जाएगा। वो भाई उस पर माइक्रोब क्रिया करेंगे, बाकी एनिमल उसे खा जाएंगे, तो वो खत्म हो जाएगा, तो ज्यादा बचेगा नहीं उसमें। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो मरने के बाद जो दब जाते हैं मिट्टी में कहीं पर, किसी कारण से उनके ऊपर एक लेयर बन गया, जल्दी लेयर बन गया, और वो इमीडिएटली डिकम्पोज नहीं हो पाए, वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म के। जो हमें डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, वो कई बार हमें हमारे जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म उनके समान भी हमको दिखाई पड़ते हैं। और ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जैसे डायनासोर से, ये उन जीवों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं जो आज नहीं बचे हैं, जो एक्सटिंक्ट हो गए, जो विलुप्त हो गए, उसको भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए, मतलब
अरे आदमी को किसी ने गड़ा दिया 10-50 साल पहले, वो भी मिल सकता है ना यार खोदने में, तो ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हमने जो निकाले फॉसिल वो कितने गहराई पर है, किस वो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म से रिजेंबल कर रहा है या ऐसा कोई जीव है ही नहीं है, पुराना फॉसिल ऑर्गेनिज्म है, पुराना ऑर्गेनिज्म है जो पहले प्रेजेंट था आज प्रेजेंट नहीं है। देखिए फॉसिल्स के आधार पर ही हमने ये ट्री को तैयार किया हमने के। ए फैमिली ट्री है डायनासोर्स का, ए फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म लाइक क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स के। ऐसा कहते हैं कि ये एक फैमिली ट्री है जो बतला रहा है कि रेप्टाइल्स का कैसे उदय हुआ, कैसे रेप्टाइल्स बने होंगे, और इसके लिए भी हमको फॉसिल एविडेंस मिलते हैं। जैसे वो कहते हैं कि ब्रैंकियोसोरस जो हार्बीवोरस डायनासोर्स थे, बड़े साइज के थे, जब चलते थे तो धरती हिला करती थी, इतने भारी थे ये दिखाई पड़ रहे हैं। फिर हमने कहा कि स्टीगोसोरस बने, फिर आर्क्योप्टेरिक्स बना। आर्क्योप्टेरिक्स जो है पहला वो ऐसा डायनासोर था जो उड़ने वाला था, इससे जो है वो वर्ड्स का विकास हुआ, इससे जो है पक्षी बने इससे, ठीक है। क्रोकोडाइल जो है आज जो मिलने वाला जो क्रोकोडाइल है, रेप्टाइल्स है, जो आज क्रोकोडाइल मिलता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है क्रोकोडाइल में, बाकी सभी रेप्टाइल्स में जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल जो है वो डायनासोर का रिलेटिव एक प्रकार से, ऐसा बोलते हैं कि ये डायनासोर का काउंटर पार्ट है। एक जमाने में जो डायनासोर्स थे ना, उन्हीं रेप्टाइल्स का भाई बंधु, उन्हीं से उदय हुआ, उन्हीं से डेवलप हुआ जो है वो क्रोकोडाइल है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं ये टीरेक्स सबसे खतरनाक डायनासोर रहे होंगे कभी के, फिर ये ट्राइसेरोटॉप्स के, तो ये सब डायनासोर्स का फैमिली। अब ये कैसे बनाया हमको इसके फॉसिल एविडेंसेस मिले, फॉसिल्स मिले, तब तो हम ये बना पाए, अदरवाइज हम कैसे, कोई सपना आया क्या कि एक रात सो के उठे, कल्पना किया, हैरी पॉटर फॉसिल बना दिया भैया, है ना, डायनासोर की कहानी लिख दी, ये कोई सपना थोड़ी ना आया, ये कुछ एविडेंसेस मिले, फिर तैयार किया उन्होंने, भाई इसके बाद ये बना होगा, इसके बाद, और इसके लिए कार्बन डेटिंग, बहुत साइंटिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, ठीक है। देख रहे हैं आप ऐसे फॉसिल डायनासोर, देखिए आप, है ना, हम देख रहे हैं ये डायनासोर ही है, डायनासोर के हम फॉसिल्स देख रहे हैं, ठीक है। थेरासीरोपॉड्स जो ये वाला डायनासोर है ना, ये देखिए जो ये डायनासोर है ना, ये वाला, सॉरी स्टीगोसोरस के, ये डायनासोर के, देख रहे हैं आप, इसके पीठ पर आप देखिए कुछ उभार बने हुए हैं, गौर से देखिए इसमें, देख रहे हैं आप, ऐसे बने हुए हैं, ये आपके एनसीईआरटी में देखा बैठ के ना, फिगर 7.2 बने ना, ठीक है। अब इस फॉसिल को ध्यान से देखिएगा, देख रहे हैं इसकी पीठ पर। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. देख रहे हैं, मतलब मजाक नहीं है, जो बनाया, जो साइंटिस्ट जैसा बना रहे हैं, जैसा वो 3D इमेज तैयार कर रहे हैं, वो इमेजेस जो है वो फॉसिल से मिली हुई इमेज के समान है। और याद रखिए, एक अकेले को फॉसिल नहीं है, वैसे कई फॉसिल मिलते हैं, तो साइंटिस्ट मानते हैं कि हाँ इस तरह का कोई जीव रहा होगा, ठीक है। देखिए, और बड़ा बारीक काम है, छोटे से महीन ब्रश से मिट्टी की लेयर को हटाना, ठीक है। इवन कई बार टूथ ब्रश इस्तेमाल करते हैं, सालों, यानी एक फॉसिल को ढूंढने में सालों लग जाते हैं। ये नहीं करते कि आपने गुस्सा किया, आपने कहा सर आज तो मैं जा रहा हूं खेत में, मैं अपने ही खेत में जाके फॉसिल ढूंढ के आता हूं, जेसीबी मशीन बुला ली फोन करके, हाँ भैया जेसीबी मशीन वाले भैया जाओ मशीन लेके, हाउ साहब आता हूं, क्या लोगे, तो कुछ चार्ज बताया अभी 5,000 रुपए घंटा, 3,000 रुपए घंटा, वॉट एवर चार्ज के खोद दो। क्या कुआं खोदना है, नहर खोदना है, क्या करना है बता दो भाई, फॉसिल निकालना है, हाँ फॉसिल निकालना है। अच्छा, फॉसिल निकालने के लिए तुम जैसी मशीन मंगाए हो, हाँ क्यों, अरे निकाल लेंगे फटाफट ना, मशीन ने जैसी मशीन ने मारा अंदर सिमट के, एक बार लगाया मिट्टी, 2 बार लगाया बेटे, ऐसे करके गड्ढा खोद दिया, कुछ नहीं मिला, दिमाग में बात आई, हमारा इतना पुराना गांव है, गीतेन सर झूठ बोल दिए, सपोर्ट टीम को मैसेज डाल दिया, सर ने झूठ बोला, फॉसिल नहीं मिला। अरे भैया ऐसे फॉसिल नहीं खोजते, ठीक है, और फॉसिल तुम खोजना भी नहीं, पढ़ लो अभी नीट के लिट के,
फॉसिल जो है वो बहुत ट्रिकी काम है के। कभी आपने डायनासोर्स वाली मूवी देखी? आपने वो डायनासोर वाली मूवी अपनी जो अपना जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड, उसमें दिखाते कई बार फॉसिल निकालते लोग के। तो ये ब्रश के देखा, आप इमेज देखिए ना, ब्रश से बड़े आराम से चट्टान को हटा रहा है के, ये बड़े महीन काम है। आप देखिए, और आपको अभी आपको चट्टान दिखाई, यदि गौर से देखेंगे आप तो देखो आपको बोन दिखाई पड़ रही है। देखो कहां है ये बोन, देखो ये बोन है, बोन है, दिख रहा है? देखिए ना, है ना? और ये बिल्कुल धीमे धीमे ब्रश है। देखो जो जहां पे वो ब्रश चला रहा है वहां पे क्या दिख रहा है उसे, देखो ये देखिए, ठीक है। बहुत महीन काम है ब्रश ये, क्योंकि यदि आपने जोर से जेसीबी मशीन या आपने जोर से फावड़ा कुल्हाड़ी कुछ मार दिया ना, टूट जाएगा, वो कचरा हो जाएगा। वो मोल्ड से कास्ट है बेटा, कई जगह तो केवल मोल्ड बने हुए हैं वो, ठीक है ना। देखिए ऐसे मोल्ड धीमे धीमे ये निशान मिले। तो डायनासोर का देखिए पूरा ने, ये जो है ये एक्चुअल में जितनी मैं आपको फोटोग्राफ यहां दिखा रहा हूं, ये सारे फोटोग्राफ जो है वो नेशनल ज्योग्राफिक से लिए गए हैं। और मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि नेशनल ज्योग्राफिक जो है बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और डिस्कवरी स्कूल इज ऑल्सो, आई एम थैंकफुल टू डिस्कवरी स्कूल ऑल्सो। देखिए आप ये जो आप देख रहे हैं ये डायनासोर का माउथ, अब देखिए ये माशा है डायनासोर के, ये पूरा ऐसा, अब देखिए पूरा चेहरा आपको दिख रहा है नहीं ऐसा, हाँ ऐसा जो है रहा होगा कि इस तरह के टीथ रहे होंगे, इस तरह का इसका स्कल रहा होगा, ठीक है। अब आप जो है वो इसको, और आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इतने एडवांस हैं कि आप इस इमेज को डालेंगे तो वो आपको 3D में दिखा देगा कि इस तरह का जीव दिखाई पड़ेगा। देखिए ये चट्टाने जो है ये इसमें एक के बाद एक परतें दिखाई पड़ दी जा रही है सेडिमेंट्री रॉक्स के। फॉसिल्स हमको केवल सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसी फॉसिल लेयर को हम देख रहे हैं कि क्या, और ये जो फॉसिल धरती अर्थ की जो लेयर है ना, यही जो है ये जो लेयर से पड़ते हैं, यही क्या डिसाइड करती हैं कि कब कौन सा जीव रहा होगा। और हर एक परत जो है, हर एक सेडिमेंट्री लेयर एक इतिहास की गवाह है, एक हिस्ट्री को वो बतलाती है, ठीक है। अलग अलग युग है जिसे हम कहते हैं कि टर्सरी एज में जो है सीनोजोइक एरा, एज ऑफ मैमल्स के स्तनधारियों का युग है, मीजोइक एरा जो है वो एज ऑफ रेप्टाइल्स था, ठीक है। फर्स्ट डायनासोर, फर्स्ट मैमल्स, फर्स्ट वर्ड कब बने, ये सब इसमें लिखा हुआ है टट के। हम आगे बात करें, हम इसको जब हम जो है वो इवोल्यूशन को थोड़ा और डिटेल में जाके बात करेंगे, तब हम इस पर बात करेंगे। अभी हमको केवल फॉसिल्स पर फोकस करना है, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, ए स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स। अब सेडिमेंट्री लेयर कैसी होती है, देखो ऐसी होती है ना, एक के बाद एक पड़ते होती है, ठीक है ना। ए स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड के। तो जो सेडिमेंट्री लेयर्स होती हैं उसकी जो परतें होती हैं वो भूगर्भीय काल को बतलाती हैं कि जो परत सबसे नीचे है सबसे पहले बनी होगी, सबसे ऊपर है सबसे नई परत होगी, और उसके अकॉर्डिंग हम जो है उसको एक टाइम पीरियड देते हैं। हम जैसे इसमें देखा, इमेज में देखा हमने कहा सबसे पुरानी परत जो है वो हमको कैम्ब्रियन युग की मिलती है, फिर ऑर्डोबिशियन की मिलती है, फिर डेवोनियन की, सिल्यूरियन की मिलती है, डेवोनियन की मिलती है, कार्बोनिफेरस की मिलती है, देन पर्मियन की मिलती है, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रस्टेशियस एंड टर्सरीड के, देन क्वाटरनरी। आप देखिए ये पूरी की पूरी हर एक, और ये पढ़ते हैं, ये सारी की सारी जो है वो लेयर्स हैं, समझ रहे हैं। यही बात एनसीईआरटी लिखता है। क्या लिखा उसने लिखा कि फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं जब हम अलग अलग सेडिमेंट्री लेयर्स में, तो हमको जो है वो जियोलॉजिकल पीरियड यानी वो भूगर्भीय काल मालूम चलता है जब वो फॉसिल पाए जाते थे, रियल जीव में थे वो, तब कब के वो फॉसिल ये मालूम चलता है। द स्टडी शोड दैट लाइफ फॉर्म वेरिड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम्स। अब देखिए बड़ी मजे की बात है, जब हम सेडिमेंट्री लेयर्स की स्टडी करते हैं, फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, उन परतों में मिलने वाले फॉसिल्स को देखते हैं, उसका हम एनालिसिस करते हैं, तो मालूम चलता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो
प्रेजेंट थे अलग अलग समय काल में, उनमें काफी वेरिएशन हटके। जैसे घोड़े के इवोल्यूशन की बात की हमने, एलिफेंट के इवोल्यूशन की बात की हमने, तो मतलब लाइफ फॉर्म जो है वो समय काल में बदलते चले गए। मतलब प्रजातियां, स्पीसीज स्टैटिक नहीं है, दे आर डायनामिक। ये सब वर्ड एग्जाम में आते हैं। प्रजातियां डायनामिक होती हैं, लगातार बदलती रहती हैं, लगातार इवॉल्व होती रहती हैं, ये फिक्स नहीं है, ये बदल रहा है। डार्विन को सपोर्ट मिला कि नहीं मिला? मिला। कुछ लाइफ फॉर्म ऐसे हैं जो उस पर्टिकुलर जियोलॉजिकल पीरियड में थे और अब नहीं है। डायनासोर्स अब खत्म हो चुके, नहीं है कहीं पर भी। हॉर्स है, उसके प्रमाण मिले और फाइनली मॉडर्न हॉर्स बन गया, है ना। तो जो अभी प्रेजेंट हैं वो पहले ऐसे नहीं थे, उनमें बदलाव आए हैं, उनमें चेंज आया है, बदलाव आया है। और इवोल्यूशन का मतलब ही चेंज आना है, समय काल के अकॉर्डिंग, पीरियड के अकॉर्डिंग परिवर्तन का होना, वही तो इवोल्यूशन है यार। ठीक है बेटा, चलिए फिर, हेंस न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। के जीवन के अलग अलग समय काल में नए नए जीवन के रूप बनते चले गए हैं, और इसलिए हमें जो है वो बड़े सारे उसके फॉसिल देखने मिलते हैं। और ये सारे के सारे जो एविडेंस रहते हैं उनको हम बोलते हैं पैलेटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स के अध्ययन को, फॉसिल लाइफ के, फॉसिल ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं, फॉसिल जीव विज्ञान कहते हैं। इसके लिए इनको हम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। ठीक है, बात खत्म नहीं हुई भी, यहां पे बहुत कुछ जानना बाकी है कि फॉसिल्स फाउंड इन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, बिल्कुल सही बात है। न्यू लेयर फॉर्म ओवर ओल्ड लेयर, बिल्कुल सही बात है। क्रिएट रिकॉर्ड ओवर टाइम, देखिए यही यानी जो हर बार एक नई परत बनती है तो वह एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करती है। फिर shows succession of organisms that populated अर्थ ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। के हर एक परत जो है ये रिप्रेजेंट करती है कि उस समय उस वहां पर किस तरह के जीव रहे होंगे। ठीक है, कैन डिटरमाइन टाइमलाइन ऑफ फॉसिल रिलेटिव डेटिंग। के देखिए मतलब सबसे नई परत में सबसे नए जीव, सबसे पुरानी परत में सबसे पुराने जीव, तो ये रिलेटिव टाइमिंग है। यानी आपको इसके लिए कोई बहुत अधिक इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है कि कार्बन डेटिंग कर रहे हैं। आप इतना समझ गए कि भाई एक हमको फॉसिल मिला 100 फीट गहराई पर और एक मिला हमको 2000 फीट गहराई पर, तो जाहिर सी बात है 2000 फीट गहराई पर जो फॉसिल मिला, ये फॉसिल अपने आप तो वहां पहुंच नहीं सकता है, ये सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर एक जमती चली गई बना है, तो ये पुराना होगा, जाहिर सी बात है क्या। तो ये रिलेटिव डेटिंग कहलाता है। फॉसिल जो है 5 तरह के होते हैं, 5 मेन टाइप ऑफ फॉसिल। फॉसिल के 5 मुख्य प्रकार होते हैं। एक होते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल होते हैं। ठीक है, अब ये मत बोलना सर एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसा नहीं है, गाना मत गाना आप, ठीक है ना। ठीक है, गाना गाने का मन करे तो क्लास को बंद करके बाहर निकल जाइए, टॉप करना है मेरे साथ रहिए। ठीक है, तो फॉसिल जो है 5 तरह के फॉसिल होते हैं। एक होते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल, दूसरे होते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल, दूसरे होते हैं मोल्ड्स एंड कास्ट, तीसरे होते हैं कार्बन फिल्म, ट्रेस फॉसिल्स और प्रिजर्व्ड रिमेन्स। ठीक है, और ये सब बड़े इंपॉर्टेंट के, यानी हमको फॉसिल सब एक समान नहीं मिलते हैं, अलग अलग फॉसिल मिलते हैं। जैसे कुछ हमें पेट्रीफाइड, जैसे हमने देखा था ना, कुछ फॉसिल क्या देखे थे आपने कि आपको बकायदा बोन दिखाई पड़ रही थी, पूरी बोन दिखा के। कई जगह पे आपने देखा था केवल निशान दिखाई पड़ रहा था आपको फॉसिल, मैंने इमेज दिखाया आपको। कई जगह पे वो निशान भी बड़ा बड़ा कम, केवल एक पतली सी परत दिखाई पड़ी, केवल एक इंप्रेशन दिखाई पड़ेगा फोटोग्राफ के समान, कार्बन फिल्म बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं हम एक एक करके। पेट्रीफाइड फॉसिल क्या, देखो अब ये फॉसिल सबसे बढ़िया एविडेंस है, दे आर दी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस। और इनको हम जोड़कर, इनको हम क्या करते हैं, इनको हमने अमेरिका में आप देखेंगे ऐसे म्यूजियम है, यहाँ पे डायनासोर के फॉसिल को जोड़कर उन्होंने एक्चुअल डायनासोर बना के रखा हुआ है। एक्चुअल कैसा डायनासोर होगा ये उन्होंने बनाया हुआ यहाँ पे। ठीक है, पेट्रीफाइड वर्ड का मतलब क्या होता है? द वर्ड पेट्रीफाइड मींस टर्निंग इनटू स्टोन, पत्थर में बदल जाने वाला के। ये ऐसे फॉसिल होते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक में दब गए होते हैं, इनकी जो बोन्स होती हैं उन हड्डियों में, अब बोन जो होती है उसमें मिनरल्स होते हैं सॉरी बोन्स के जो मिनरल है, बोन्स के जो मिनरल है, उन मिनरल्स का
दूसरे मिनरल ने रिप्लेसमेंट किया होता है। और ये नेचुरल सी केमिस्ट्री प्रोसीजर के कुछ मिनरल जो है आपस में बदल जाते हैं के, तो वहां पर क्या हुआ कि जो बोन थी वो भी एक रॉक में कन्वर्ट हो गई। जैसे आपको ध्यान है ब्रश वाला मैंने आपको इमेज दिखाया था, तो बकायदा बोन की चट्टान के समान आप वो क्या थी, रॉक थी, वो जो बोन रॉक में कन्वर्ट हो गई, बोन जो है वो रॉक में कन्वर्ट हो गई, वो रॉक की एक परत बन गई वो, लेकिन उसका अपना एग्जिस्टेंस है, सेपरेट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। हमें क्या लिखा, पेट्रिफाइड फॉसिल्स फॉर्म व्हेन मिनरल्स रिप्लेसेस ऑल और द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के, जब एक ऑर्गेनिज्म के पूरे भागों को या कुछ भाग को मिनरल्स से बदल दिया जाता है। मतलब ऐसे मिनरल्स वहां पर आ जाते हैं जो उसे स्टोन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वाटर इज फुल ऑफ डिसॉल्व मिनरल, पानी में बड़ी मात्रा में मिनरल्स होते हैं। इट सीव्स थ्रू द लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट, ये सेडिमेंट की परतों से नीचे की तरफ बैठता है और ये डेड ऑर्गेनिज्म तक पहुंचता है। जब वाटर इवोपरेट कर जाता है तो वाटर के जो मिनरल होते हैं वो वहां पर छूट जाते हैं और उससे एक पूरा बोन का लेयर बन जाता है, और वो बोनी लेयर जो होता है ना, वही हमें पेट्रिफाइड फॉसिल के रूप में दिखाई पड़ता है। आप देख रहे हैं कि कभी आप जब डॉक्टर बन जाएंगे ना, आपको निश्चित तौर पे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में कई जगह पर जाने का मौका मिलेगा। मैं बहुत मिस कर रहा हूं, पूरा मेरा 2020 जो है वो ऐसा ही निकल गया जहां मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाया जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। अभी कब तक नहीं जा पाएंगे ये भी नहीं पता है। और जो वेब कॉन्फ्रेंस होती है उनमें मुझे मजा नहीं आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप अपने घर में बैठ के जैसे पढ़ा रहे वैसे देख रहे हैं, उसमें तो मतलब लोगों से रियल टाइम इंटरेक्ट करने का अपना एक अलग चार्म होता है। बहुत मिस किया मैंने बड़ी सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो मैं अक्सर जाता था। अभी मेरे को 2021 में जो है वो मुझे शिकागो भी जाना है, मुझे एक कॉन्फ्रेंस में, एक कॉन्फ्रेंस मुझे जो है वो ऑन्टारियो भी जाना है, एक कॉन्फ्रेंस में मुझे जो है वो जो है अपना ओसाका एक सिटी है जापान में, वहाँ जाना है। एक कॉन्फ्रेंस में मुझे जो है वो जाना है अपना कहाँ पे, ये जो है अपना कोलमपुर जाना है मुझे के एक कॉन्फ्रेंस। मेरे पास जो इनविटेशन मेरे पास आए हैं वो बतला रहा हूं आपको बैठ के, मेरे पास 8 इनविटेशन है, 8 के 8 में मुझे सेशन चेयर करना है। मतलब कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करने वाला जो पहला जो बोलता है, फर्स्ट जो कीनोट स्पीकर होता है वो मैं हूं। मैं अपनी महानता नहीं बतला रहा हूं कि मेरे पास इनविटेशन है, लेकिन मुझे नहीं लगता मतलब उसमें से कितने में मैं जा पाऊंगा। तो मेरे बाद फिर जो डॉक्टर जो होते हैं उनको वहां मिलता है सीख। वो आप भी डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको भी जो है एकेडमिक, देखिए कॉन्फ्रेंस में कुछ किन डॉक्टर को बुलाया जाता है जो एकेडमिकली इनक्लाइंड होते हैं, जो पढ़ने में, रिसर्च पेपर में के एक्टिव होते हैं, उनको अक्सर कॉल किया, क्योंकि वो उनको पढ़ने पढ़ाने का कितना शौक होगा मेरे को आप समझ सकते हैं। मैं कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो वहां भी बोलता हूं, वहां भी पढ़ाता हूं। ठीक है, जहां मैं कॉन्फ्रेंस जाता हूं वहां भी मैं पढ़ाता हूं, आपको भी मैं पढ़ाता हूं, और कोई दोस्त यार मिल जाए ना उसको पकड़ के भी पढ़ाता रहता हूं, जो मिल जाए वो। मेरी बीवी मुझसे बोलती है तुम हर बात को 2-2 बार रिपीट क्यों करते हो? मैंने कहा टीचर हूं, डॉक्टर टीचर हूं। और जितने भी प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उनके स्पाउसेस को ये हैबिट हो जाती है कि 2-2 बार बोलेगा ये बंदा। ठीक है, तो वो खैर, तो शिकागो में जाएंगे आप तो देखेंगे यहाँ पे फील्ड म्यूजियम शिकागो का, वहां पे आपको टी-रेक्स का आपको जो है पेट्रिफाइड फॉसिल वहां पर देखने मिलेगा। और एक्चुअली ऐसे ही निकला है, इसको कोई आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया, केवल जोड़ा गया है, केवल इसको जोड़ा गया है कि वायरिंग से इसको जोड़ा गया है, अदरवाइज ये पेट्रिफाइड फॉसिल ऐसा कैसा मिला है। ठीक है, देन कम टू द मोल्ड्स एंड कास्ट। अब मैंने कहा ना निशान, कई बार क्या होता है निशान छूट जाते हैं, यानी बोन तो गायब हो गया, सॉफ्ट टिश्यू भी गायब हो गया उसका, लेकिन उसके निशान मिट्टी में रह जाते हैं, उसे मोल्ड एंड कास्ट बोलते हैं। ए मोल्ड फॉर्म व्हेन हार्ड पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर बरीड इन सेडिमेंट सच एज सैंड, सिल्ट और क्ले, के चिकनी मिट्टी हुआ, रेतीली मिट्टी हुई कि जहां पर वो निशान बन जाए, के वो बन जाता है, एक इम्प्रिंट बन जाता है, वो इम्प्रिंट हमको दिखाई पड़ता है, उसे मोल्ड बोलते हैं। के हार्ड पार्ट जो होते हैं समय के साथ साथ वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, केवल निशान बना रहता है, तो ऐसे में हमको केवल जीव का निशान मिलता है। फिर क्या करते हैं हम उस निशान को ध्यान से देखते हैं और उस निशान को का हम सांचा तैयार करते हैं, उसका हम एक सांचा तैयार करते हैं, और उस सांचे में, उस टेम्पलेट में हम जो है फिर प्लास्टिक को भरते हैं, कोई मेटल भरते हैं, उसको पिघलाकर, और उससे फिर एक इमेज तैयार करते हैं, अच्छा ऐसा जीव दिखता होगा। कास्ट फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ ए मोल्ड के देख, अब कास्ट कैसे बनता है? जब एक सांचा बन गया, उस सांचे में पानी चला गया और मोल्ड का जो खाली जगह जो था ना, देखो अब क्या हुआ, कैसे मोल्ड? मैंने कहा ना आपसे, चिकनी मिट्टी थी, उस पर एक हार्ड टिश्यू था,
तो निशान पड़ गया, वो हार्ड टिश्यू धीमे धीमे खत्म हो गया, निशान पड़ा हुआ है चिकनी मिट्टी में। अब बाहर से पानी अंदर आया, पानी के मिनरल्स इकट्ठे हुए, तो यहां पर जो है वो इकट्ठा हुआ ये, तो ये क्या बन गया, यहां पे एक कास्ट बन गया ये। अब आप बोलोगे सर पेट्रीफाइड फॉसिल और कास्ट में क्या अंतर है? अरे बेटा पेट्रीफाइड फॉसिल में जो एक्चुअल बोन थी उसके आसपास मिनरल्स जमा हो गए थे, वो रॉक में कन्वर्ट हो गई थी। यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर निशान पहले सांचा बना और सांचे में पानी ने आके जो है वो केमिकल छोड़े, वहां पे मिनरल्स इकट्ठे हुए और वहां पे वो फॉसिल बन गया। इसे कास्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ लो अच्छे कि बड़ी मजेदार चीज है बेटा, ये जनरल नॉलेज की चीजें भी है कि कास्ट मोल्ड के परिणाम स्वरूप बनता है। पानी में डिजॉल्व मिनरल होते हैं, जब वो वहां पहुंचता है तो वो मोल्ड के जो एम्प्टी स्पेस जो खाली जगह थी उसको भर देता है, वहां मिनरल जमा हो जाते हैं और इसका मतलब जो है वहां पे क्या बनता है फिर जो है वो, और यहाँ मोल्ड को में के अंदर हमको कास्ट बना हुआ हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो कास्ट जो होता है बेसिकली क्या होता है बेटा कि जो है वो एक प्रकार से मिनरल्स के जमा होने पर बनता है। ठीक है, देन कार्बन फिल्म्स की बात करें, तीसरे टाइप होते हैं कार्बन फिल्म्स। ऑल लिविंग थिंग्स कंटेन एलिमेंट कार्बन, सभी लिविंग चीज में कार्बन होता है कि when an organism dies and it is buried in sediment, the material that make up the organism break down के जैसे देख अब क्या होता है कि एक सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन प्रेजेंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कार्बन इज द फ्रेमवर्क एलिमेंट के। जब कोई जीवित जीव मरता है तो वो सेडिमेंट या पर्थ में वो यदि दब जाता है तो उसके सारे के सारे लिविंग कंटेंट जो है उसके जो है वो वहां पे धीमे धीमे टूटने लगते हैं और केवल और बाकी कंटेंट जो छूटने के बाद में अलग हट जाते हैं, वहां से शिफ्ट कर जाते हैं, लेकिन कार्बन प्रेजेंट रहता है पतली सी एक फिल्म के डेलिकेट पार्ट के रूप में के। और ऐसे फॉसिल, ऐसे कार्बन फिल्म हमको जो है वो देखने मिलते हैं प्लांट्स के। यानी हम आज प्लांट फॉसिल देखो बेटा, एनिमल्स में तो बोन होती है, एनिमल्स में बोन होती है, पर पत्तियों में तो बोन नहीं है, पत्तियों में तो कोई स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं। फिर कैसे मालूम चला कि फर्न की लीफ ये फॉसिल प्लांट है, वो फॉसिल प्लांट है? ठीक है, राइनिया फॉसिल है, ऐसे प्लांट की बात करते हैं। तो क्या होता है, ये पत्तियां जब जमीन में सेडिमेंट में दब जाती है ना, तो इसके सारे केमिकल जो होते हैं कार्बन छोड़ के वो सब केमिकल जो है वो इधर उधर हो जाते हैं इनके, लेकिन कार्बन जो होता है वो वहां प्रेजेंट रहता है और वो कई बार जो है एक फिल्म के रूप में हमको दिखाई पड़ता है, पतली परत के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, सभी जीवित जीवों में कार्बन होता है। ठीक है, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है, परत में दब जाता है, तो उसके मटेरियल ब्रेक डाउन करते हैं, केवल कार्बन वहां पर रह जाता है और जो थिन लेयर कार्बन की होती है जो उस ऑर्गेनिज्म के डेलिकेट पार्ट को बतलाती है, जैसे कि लीफ की, प्लांट की पत्तियों को, ऐसी फिल्म्स को, ऐसी पतली कार्बन की लेयर को हम कार्बन फिल्म्स कहते हैं। देखो आप इमेज में ऐसे दिखाई पड़ता है। देन कम टू द ट्रेस फॉसिल के। अब ट्रेस फॉसिल जो होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं, वो कोई पूरे कंप्लीट फॉसिल नहीं होते उनके, ये कंप्लीट फॉसिल होते हैं। जैसे वो जैसे शेर के पंजे का निशान देखते हैं हम, डायनासोर के पंजे का निशान मिला, हमने देखा कि एक निशान मिला है हमको जंगल अफ्रीका में, हम जो है कहीं कुछ देख रहे थे फॉसिल मिले, तो हमें पूरा एनिमल नहीं मिला, हमें बड़े बड़े पंजे के निशान मिले। यहां मिला, थोड़ी दूरी पे मिला, फिर थोड़ी दूरी पे मिला, हमने वो निशान मिला, हमने कहा अच्छा ये जो पंजा है ना, यही पंजा आगे मिला हमको, ये दूसरा पैर होगा। तो कुल मिला के 4 तरह के, जो जब एक एनिमल 4 पैरों पर चलेगा ना तो निशान बनाएगा मिट्टी में। ठीक है, आगे बढ़ा, ये पैर ऊपर उठाया उसने, तो हमने अंदाजा लगाया कि 4 पैर रहे होंगे, चारों पैरों का साइज ये है, 2 पैरों के बीच का डिस्टेंस इतना है, एक पैर उठाते समय ये इतना आगे बढ़ा है उसने, तो हमने वो कॉम्बिनेशन यूज किया, हमने कहा एनिमल का साइज इतना हो सकता है। अभी पूरी उसका चेहरा कैसा होगा, बाकी बॉडी कैसी, केवल पंजा मिला हमको। तो कई बार क्या हमें ट्रेस फॉसिल मिलते हैं जो हमको कुछ ना कुछ बतलाते हैं कि हाँ यहां पर एक्टिविटी रही होगी। मान लिया हमने कहा अच्छा ऐसे ही पंजा डायनासोर का होता है, मतलब ये डायनासोर मूव किया होगा। डायनासोर नदी की तरफ जाया करते थे, इमेजिन किया हमने, या डायनासोर जंगल की ओर जाया करते थे, वो भी इमेजिन किया हमने कि रास्ता मिला। डायनासोर के मूवमेंट का रास्ता ये रहा होगा एक जमाने में, एक्टिविटीज को शो करता है। ठीक है, ट्रेस फॉसिल shows activities of organism. The animal makes a footprint when it steps in sand or mud. Over time the footprint is buried in the layer, sediment में जमा जाता है और वहां पे solid rock में कन्वर्ट होते हैं उठ के। तो हमने कहा कि फैंसी फुटवर्क दिखाई पड़ रहा है हमें। डायनासोर फुटप्रिंट वॉज फाउंड इन नामीबिया, अफ्रीका। नामीबिया में हमको डायनासोर के, अफ्रीका के नामीबिया में हमको डायनासोर के फुटप्रिंट देखने मिलते हैं। ठीक है, देन कम टू दी प्रिजर्व रिमेन्स। क्या कई बार कुछ ऐसा घटता है प्रकृति में कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मरा हजारों लाखों वर्ष पहले, मिलियंस ऑफ ईयर पहले, लेकिन वो ऐसी जगह पर दब गया, ऐसा दब गया वो, जैसा तब था वैसा का वैसा मिल गया वो।
आज भी कहते हैं कि बर्फ के अंदर जो पोलर आइस है उसमें आज भी कई बार अचानक से हमें मैमथ के फॉसिल मिलते हैं। आइस एज के जो मैमथ है ना, एक जमाने में बड़े साइज के एलिफेंट रहा करते थे और वो बर्फ में दबे हुए, और आज भी पूरी बॉडी जैसे तब थे ना वैसी की वैसी मिल जाती है। मिले कई हमको ऐसे फॉसिल बर्फ में दबे हुए मिले हमको, जो तब, और बर्फ में चूंकि डिकम्पोज ही नहीं हो पाए, वो इतना टेम्परेचर कम था कि वो डिकम्पोज नहीं हो पाए। उनकी जब कार्बन डेटिंग की गई मालूम चला ये तो लाखों वर्ष पहले के एनिमल हैं। आपने देखी मूवी जुरासिक पार्क? जुरासिक पार्क मूवी में वो क्या करते हैं, वो डायनासोर को बनाने के लिए उन्होंने, देखो मूवी है, फिल्म है, उन्होंने शुरुआत कैसे की मूवी की? यदि आपने पहली मूवी कई सालों पहले आई थी जुरासिक पार्क, स्टीफन स्पिलबर्ग वाली, कई मूवीज आई जुरासिक के नाम से, लेकिन सबसे अच्छी मूवी जो जुरासिक पार्क है वो स्टीफन स्पिलबर्ग की। वो बताता है, वो कहता है कि शुरुआत मूवी में जब होती है तो बताते हैं कैसे डायनासोर बनाए उन्होंने क्या देखा। उन्होंने कहा कि मच्छर जो आज है, आज के सदियों पहले भी, मिलियंस ऑफ ईयर पहले भी मॉस्किटोस प्रेजेंट थे। एक मच्छर ने एक डायनासोर को काटा, ठीक है, मूवी है, उसका डायनासोर का जो ब्लड था मच्छर की बॉडी में आया, मच्छर कहीं जाके बैठा, मच्छर के ऊपर लाख एम्बर कवर हो गया, एक प्रकार का गम होता है, प्लांट गम जुड़ गया, मच्छर अंदर पैक हो गया, उसमें प्रिजर्व हो गया वो। जब वो अंबर मिला, वो किसी को मिला, अब मिलियंस ऑफ ईयर के बाद में देखा एक मच्छर अंदर, उसके मच्छर खोला, मच्छर के डीएनए को निकाला, दिखा रहे कुछ डीएनए इसमें ऐसा मिला है, क्योंकि उस समय प्रिजर्व हो गया था वो, जो मच्छर के डीएनए से मैच नहीं करता है। मालूम चला कि उसने जिस डायनासोर का ब्लड लिया था उसमें ब्लड सेल में डीएनए था। भाई न्यूक्लियर आरबीसी हो सकती है, उनमें होती है। निकाला ब्लड, उसके डीएनए को निकाला, पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया हमको कि ऐसा, और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमने उस जीन को हमने एम्फीबिया में एंटर किया, तो डायनासोर के जैसे जीव हमको देखने, रेप्टाइल में एंटर के डायनासोर के जैसे जीव दिखाई पड़े। भाई डीएनए तो डिसाइड करता है कि कैसा जीव दिखाई पड़ेगा। ये मूवी का थीम था, और ये सच्चाई है कि अभी भी जीव आपको ऐसे मिल जाते हैं जिनमें कि जो है पुराने डीएनए आपको आप रिकवर उनसे आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अंबर क्या है, जो प्रिजर्व रिमेन्स की बात करें, सम ऑर्गेनिज्म गेट प्रिजर्व इन और क्लोज टू देयर ओरिजिनल स्टेट, हेयर दिस सम वे दैट कैन हैपन। तीन तरीके हैं अंबर। एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे इंसेक्ट की बात करें हम, वो एक छोटे से रेजिन के समान कोई पेड़ के पास पे बैठा होगा, वहां से रेजिन निकला होगा, गम निकला होगा सडनली, और ये उसमें पैक हो गया, कवर हो गया, ठीक है, और कवर हो गया ये, तो अब उसमें ये प्रिजर्व हो गया मिलियंस ऑफ ईयर के, खराब नहीं होगा वो। टार की बात करें हम, जैसे कि कुछ ऐसे जो है वो मैमथ थे जो टार पिट में कुछ ऐसे हिस्से थे जहां पर कुछ इस तरह केमिकल था जो टार के समान केमिकल था, उसमें वो दब गए, दबने के, टार होता ना कोलतार के समान मटेरियल के, टार जैसे केमिकल है वो दब गए और वहां पर वो प्रिजर्व हो गए मटेरियल के, बर्फ में दब जाते हैं वो एनिमल के। तो ये सब प्रिजर्व जो है वो रिमेन्स कहलाते हैं, ठीक है। अब चलो बात समझ में आई कि फॉसिल कितने तरह के होते हैं। एनसीईआरटी बोलता है, डू यू रिमेंबर हाउ द एज ऑफ फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड? क्या आपको याद है? पुरानी क्लास की बात पूछ रहा है एनसीईआरटी के, भैया बचपन में पढ़े नहीं पढ़े? कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन 14 इस्तेमाल करते हैं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है। डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियोएक्टिव डेटिंग एंड प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर? कि टी हाफ क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होती है, ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब यह है कि यदि एक सर्टेन अमाउंट जो है, हम कहते हैं कि कार्बन 14 उसका अपना एक हाफ लाइफ का मतलब है कि एक सर्टेन अमाउंट उस केमिकल का उतने साल, यानी जो हाफ लाइफ उतने साल के बाद वो आधा रह जाएगा, ठीक है, उतने साल के बाद वो आधा रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, ओके, ठीक है। तो हाफ लाइफ जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, किसमें, कार्बन जो है वो रेडियोएक्टिव जो है वो अपना फॉसिल्स की एज का पता लगाने के लिए, ठीक है। जैसे देखिए हम देख रहे हैं हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक का एक पूरा लेयर दिखाई पड़ रहा है, और इस लेयर में क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अर्थ का ये लेयर है, यहां पर हम देख रहे हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर एगो हमको एक स्कल दिखाई पड़ रहा है, फिर हम देख रहे हैं अलग अलग लेयर देख रहे हैं यहाँ पे, क्या हमें स्कल दिखाई पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो लेयर्स हैं इन लेयर्स की कार्बन डेटिंग करते हैं और पता लगाते हैं कि ये फॉसिल कब का रहा होगा, किस समय काल का ये रहा होगा, ठीक है। एक होती है रिलेटिव डेटिंग, मैंने आपको बताया, मतलब जो फॉसिल ऊपर मिलेगा वो नया है, जो नीचे जमीन में गहराई में मिलेगा वो पुराना है, लेकिन इससे सही उम्र का पता नहीं लगता हमको। सबसे अच्छी मेथड होती है रेडियोमेट्रिक डेटिंग होती है, इट मेजर्स
डिके ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप प्रेजेंट इन लेयर्स वेयर फॉसिल्स आर फाउंड के ये क्या बतलाती हैं? ये बतलाती हैं कि जो रेडियो आइसोटोप प्रेजेंट है उसका डिके, यानी हर जो भी रेडियो आइसोटोप होते हैं वो अपनी हाफ लाइफ, जो भी उनकी हाफ लाइफ होती है उसके बाद वो पहले से आधे रह जाते हैं इनके, 1 थे तो 1/2 रह जाएगा, उसके बाद अगली हाफ लाइफ के बाद वो 1/4 हो जाएगा, अगली हाफ लाइफ के बाद वो 1/8 हो जाएगा, अगली हाफ लाइफ के बाद वो 1/16 हो जाएगा। वो हर बार पहले से वो हर एक हाफ लाइफ के, जैसे मैंने कहा ना कि एक ग्राम था मान लो, तो हाफ लाइफ के बाद वो आधा रह जाएगा, उसके बाद 1/4 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? वो वर्ष की अवधि, वो ईयर्स, जिसके बाद ओरिजिनल सैंपल जो होता है वो 50% डीके कर जाता है। ठीक है, देखिए रेडियो कार्बन डिके एट ए नोन रेट के पैलेटोलॉजिस्ट आर एबल टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इट कंटेंट के। याद रखिए कि आज पैलेटोलॉजिकल एविडेंस के रूप में हम मानते हैं कि कार्बन 14, कार्बन 14, कार्बन डेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट टूल है और इससे हमें उम्र का अंदाजा रख करके, यानी एक अवधि के बाद क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब कार्बन 14 ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जीवन काल के दौरान कार्बन 14 को एब्जॉर्ब करते हैं। जब फॉसिल कन्वर्ट होते हैं बेटा के, तो क्या करते हैं हम, जो है वो उस फॉसिल एविडेंस को हम जो इस्तेमाल करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, कार्बन 14 का वॉल्यूम निकालते हैं, कितना कार्बन 14 प्रेजेंट है उसमें, और उस कार्बन 14 से हम ये पता लगा लेते हैं कि ये फॉसिल कितना पुराना रहा होगा। ठीक है, हाफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि कार्बन 14 का हाफ लाइफ होता है 730 ईयर्स। ठीक है, ये जो है ठीक है यूजफुल रहे, मतलब 100 से लेके 30,000 ईयर्स के बीच के जो पुराने जो फॉसिल हैं उनका हमारा आसानी से इससे पता लगा सकते हैं। यानी बहुत पुराने, यानी 30,000 साल से पुराने फॉसिल का पता लगाना है हमको, तो फिर हमको जो है वो दूसरी मेथड भी यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो कार्बन 14 जो है वो बेसिकली जो है वो उसका हाफ लाइफ 5,730 ईयर्स होता है। पोटेशियम 40 जो है धीमे धीमे ऑर्गन 40 में कन्वर्ट होता है, कार्बन 14 नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होता है। तो पोटेशियम 40 जो है उसका हाफ लाइफ 1.3 बिलियन होता है, सोचिए आप। ठीक है, रुबिडियम 87 का हाफ लाइफ जो है 47 बिलियन होता है। ठीक है, यूरेनियम का जो है वो यूरेनियम 238 का होता है 4.5 बिलियन और यूरेनियम 235 का होता है 710 मिलियन। ठीक है, तो ये जो कार्बन 14 है समय के साथ साथ जो है वो नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होता है, पोटेशियम 40 जो है ऑर्गन 40 में कन्वर्ट होता है, रुबिडियम स्ट्रोंशियम 87 में। तो इतना डिटेल में नहीं जाना, केमिस्ट्री में सर आपको पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में बाकायदा चैप्टर यहाँ पे सर आपको पढ़ाएंगे। अभी आपको जो याद रखना है वो है कार्बन 14 और उसका हाफ लाइफ आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि 30,000 साल से पुराने फॉसिल का पता लगाने में हम कार्बन 14 इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम पोटेशियम 40 या रुबिडियम 87 या यूरेनियम का हम इस्तेमाल वहां पर करते हैं। ठीक है, जो इनिशियल क्वांटिटी जो है वो हाफ लाइफ की इनिशियल क्वांटिटी यदि ये रही होगी अपना 100, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 50% जो है वो तकरीबन 5,000 साढ़े 5,000 साल के बाद ये 50% रह गई वो के। ठीक है, अगले 5,500 साल के बाद क्या हुआ आपका, वो कहाँ रह गई वो क्वांटिटी आपकी जो है वो इस जगह पर पहुंच गई बेटा। ठीक है, फिर आधा हो गया वो। ठीक है ना, देखिए आप 100 से 50, 50 से 25, 25 से क्या हो गया ये, फिर 12.5 पर आपका आ गया ये। ठीक है, ऐसे ये कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन 14 के डिके का एक ग्राफ है। चूंकि इसके बाद 30,000 वर्ष के बाद में वॉल्यूम में परिवर्तन इतना कम दिखाई पड़ने लगता है हमको कि हम उसको सिग्निफिकेंट नहीं मान पाते, इसलिए सबसे अच्छा डेटिंग हमको 100 से लेके हम बात करते हैं कि जो है वो सबसे अच्छा डेटिंग वो 30,000 साल के अंदर वाले फॉसिल्स में मिल पाता है। ठीक है ना। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि हमने आपसे कहा कि जो है वो जब एज को कैलकुलेट करते हैं हम, तो सिंपल सी बात है कि कितना हमको रिमेन वहां पर मिल रहा है उसको वहां पे हम, जैसे मैंने कहा ना कि आइडेंटिफाई द पोर्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप रिमेनिंग, कितना रेडियो आइसोटोप प्रेजेंट है वहां पे, उसको हमने देखा, हमने कहा कि यदि जो है वहां पर रेडियो आइसोटोप जो है वो जो है 0.33 प्रेजेंट है, 1/3 प्रेजेंट है वो, के पहले जो उस समय का वॉल्यूम प्रोपोर्शन रहा होगा उसकी तुलना में इतना प्रेजेंट है। तो उसको फिर हमने क्या देखा, हमने कहा कि ये
जो 1/3 है वो कैसे आया होगा, तो हमने उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया उसको हमने, और उसके बाद हमने जो है वो पता लगा लेके केमिस्ट्री में बाकायदा एक पोर्शन है बेटा इसका, तो इसलिए चिंता मत कीजिए केमिस्ट्री, और यहाँ पर केमिस्ट्री यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो बायोलॉजी में नहीं आएगा, केमिस्ट्री में सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो बात की हमने फॉसिल्स के ऊपर बात की, फॉसिल जो है वो किस तरह के एविडेंस होते हैं, तो हमने फॉसिल्स के बारे में समझा हमने कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या थे। इसके बाद मैंने आपसे जो है एक लेक्चर में आपसे कहा था, लेक्चर 1 में मैंने आपसे कहा था कि जो ओंटोजनी रिपीट्स फाइलोजनी, जो हमारा भ्रूणी विकास होता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जो हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, वो हमारे इवोल्यूशन के इतिहास को बतलाता है, हमारे पैलेंटोलॉजिकल जो है वो डेवलपमेंट को बतलाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फॉसिल एविडेंस पर, आगे बात करेंगे फॉसिल एविडेंस के बाद हम आगे बात करेंगे इवोल्यूशन के एविडेंसेस पे, जहां पर बात करेंगे हम कि ओंटोजनी कैसे फाइलोजनी को रिपीट करता है, और हम देखेंगे होमोलॉजी क्या होती है, एनोलॉजी क्या होती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो एपिसोड का मजा लेते रहिए, पढ़ने का आनंद लेते रहिए, इसको एक कहानी समझकर एनसीईआरटी साथ रखिए, कहानी समझ के पढ़िए और एमसीक्यू लगाइए, देखिए मजा आएगा ना आपको। इवोल्यूशन का इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आएगा, आगे और मजा आने वाला है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.